Hello everyone, again welcome back. Today we are discussing about anatomy of respiratory system. First all of फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, क्योंकि आज से मतलब नया साल स्टार्ट हो गया, हम एंटर कर गए 2022-25 में। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो बहुत कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सारी चीज़ें हम कवर अप कर लें। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद सेकेंड सेमेस्टर को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली आपके साइकोलॉजी के वीडियो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने एक नया सिस्टम भी बना लिया है, अभी आप देख ही पा रहे होंगे। आप मुझे बताइएगा कि आपको बोर्ड पे ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ना या इस टाइप से पीपीटी के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप जिस अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ टर्मोलॉजी का मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है कि ऑर्गन और ऑर्गन्स उस पार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब यही होता है मोस्ट ऑफ। ठीक है, उसके फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है एनाटॉमिकल पार्ट में। ठीक है, अगर आप कॉपी भरने की बात करें, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम लिखते हैं राइटिंग वाला एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यू बेस नहीं होता, तो उसमें कॉपी भरना ज़्यादा मैटर करता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं फंक्शंस को। ठीक है, बाद में। ठीक है, और इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कोई नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास टाइम बचता है तो लिख सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर टोटल 3 आवर्स में अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, 3 आवर्स में अटेम्प्ट करना दोनों फेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है टाइम को मैनेज करना। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना होगा कि टाइम मैनेजमेंट आप आसानी से कर सकें। इसके लिए पहले से कई सारे क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने होंगे, और आपके इंटरनल एग्जाम जो है उसको काफ़ी अच्छे से देना होगा। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, आगे भी बताऊंगा एग्जाम से पहले। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास लगभग 2 मंथ्स है अप्रॉक्स, मान के ऐसा चल सकते हैं, बट 2 मंथ्स से कम है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और टाइम मैनेजमेंट में मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि पेपर का लेवल इतना जो हार्ड नहीं आता। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे, टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी की बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले सुपीरियर, सबसे पहले होता है कोई सा भी आर्गन है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी राइटिंग मेरी गंदी है तो इस पर थोड़ा सा क्या करना है, फोकस मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले सुपीरियर, यानी सुपीरियर मतलब ऊपर की साइड, ऊपर की साइड वो आर्गन कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, मतलब स्कल से आपके ब्रेन से हेड से किस साइड में कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके ऊपर में कौन कौन से आर्गन है, हमेशा इस चीज़ को देखा जाता है। ठीक है, सुपीरियर मतलब स्ट्रक्चर नियर द हेड। ठीक है, हमेशा स्ट्रक्चर नियर द हेड के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इन्फीरियर मतलब इन्फीरियर लाइक नीचे की साइड से, एक्सट्रीमिटी की साइड से, मतलब कहाँ पे वो आर्गन सिचुएटेड है उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्फीरियर मतलब स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम द हेड, फर्दर फ्रॉम द हेड की बात करेंगे। कि लाइक द एग्जाम्पल की बात करें तो स्कैपुला इज द इन्फीरियर टू द स्कल। स्कल मतलब कि ब्रेन के नीचे है स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला की बात करें हम तो उसके बाद क्या कहते हैं, एंटीरियर। एंटीरियर मतलब आगे साइड। ठीक है, आगे की साइड जो है एंटीरियरली कोई भी आर्गन है, लाइक हम बात करें आप के लंग्स की, तो लंग्स के इंटीरियर में कौन कौन से ऑर्गन्स है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका लाइक देखिए फ्रंट साइड, लाइक चेस्ट के बारे में बात करेंगे। पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड, लंग्स के मतलब जो है जहाँ पे सिचुएटेड उसके बैक में कौन कौन से आर्गन है या नहीं है। ठीक है, अगर हम स्टमक की बात करें, स्टमक के बैक साइड में क्या है, उसके फ्रंट साइड में क्या है, उसके लेटरल साइड में क्या है, उसके मीडियल साइड में क्या है, ये होता है अपनी टर्मिनोलॉजी। इस चीज़ पे हमको फोकस करना है। ठीक है, हमेशा जब भी एनाटॉमी आप पढ़ेंगे तब। ठीक है, ये आपके पोस्टीरियर मतलब बैक साइड हो गया, लेटरल मतलब स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम द मीडियल, मीडियल के फर्दर की बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब लेटरल इस साइड के बारे में बात करेंगे, लेटरली क्या है उसकी। फिर मिडिल स्ट्रक्चर नियर द मिड लाइन, मिड लाइन यानी कि मिड लाइन जो होती है ये होती है आपकी मिड लाइन। इसके जो है अकॉर्डिंग इसके अप्रॉक्स कौन कौन सी स्ट्रक्चर है इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फर्दर आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिस्पायरेटरी ट्रैक इज द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव इन आउट। ठीक है, मूव इन आउट, इट्स इंक्लूड नोज, फेरिंग्स,
लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। मतलब जो होता है कि रिस्पायरेटरी ट्रैक में क्या होता है कि ऑक्सीजन हम इनवर्ड लेते हैं और क्या करते हैं, आउटवर्ड निकालते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, नोज आपका इंक्लूड होता है, फेरिंग्स इंक्लूड होता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स जो है इंक्लूड होते हैं। इसके बाद क्या, रिस्पायरेटरी इज द प्रोसेस बाय द विच ऑक्सीजन इज टेकन, सेम चीज वही है, ऑक्सीजन टेकन इन, मतलब ऑक्सीजन को अंदर साइड ले रहे हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में आप इतनी चीज़ें लिख सकते हैं, या इसके अलावा कोई और डिफिनीशन आपको आ रही थी, ये आप स्टार्टिंग में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आप इतना इंट्रो देंगे ही। ठीक, उसके बाद हम फेजेस के बारे में बात करते हैं, फेजेस ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, रिस्पायरेशन ओकर इन टू फेज, हमेशा टू फेज में रिस्पायरेशन होता है। फर्स्ट क्या है, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एयर इंटर द लंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है, ठीक है, उसको इंस्पायरेशन बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, जो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है इकट्ठा होकर लंग्स में आती है, उसको हम आउटसाइड करते हैं, उसको हम एक्सपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अपना ये हो गया इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम के दो फेज होते हैं हमेशा। ठीक है, इसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे। आगे यहाँ पे क्या है, डिटेल डायग्राम ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम है। ठीक, कौन कौन से जो और ऑर्गन इसमें इंक्लूडेड है, क्या पैथवे है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, नोज। ठीक है, अपनी ये नोज है, नोज से जो ऑक्सीजन इंटर करती है, हमेशा नोज से ही ऑक्सीजन इंटर करती है। बट इसमें क्या है, इसका जो है कभी कभी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या कुछ हो गया तो माउथ से भी ऑक्सीजन ले सकते हैं, बट ऑक्सीजन जो माउथ और नोज दोनों जगह से इंटर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नोज, उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे फेरिंग्स, फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स तीन पार्ट में डिवाइड होता है, उसके आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद क्या आएगा आपका, लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद आपका ट्रैकिया आएगा, फिर जो आएगा क्या आएगा आपका मेन ब्रोंकाई आएगा। ब्रोंकाई यहाँ से टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जहाँ से डिवाइड होती है उसको कोरिना बोलते हैं, जहाँ से डिवीजन होता है टू पार्ट में उसको कोरिना बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रोंक्यूल्स आएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, एल्बुलाई आ जाएंगे, जो टाइनी टाइनी पार्ट्स हैं यहाँ पे एल्बुलाई आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका इधर वाला साइड जो राइट लंग्स हो जाएगा और इधर वाला जो हो जाएगा लेफ्ट लंग्स हो जाएगा। राइट वाला जो होता है तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसमें कुल टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसमें कुल क्या होते हैं, थ्री लोब्स होते हैं। और जो होता है क्या होता है, जो लेफ्ट वाला लंग्स होता है इधर साइड वाला होता है, टू पार्ट में डिवाइड होता है, इसमें टोटल टू लोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो है एक जो है क्या है स्ट्रक्चर है, ये ओवरव्यू है, एक तरीके से मैं बता दूं। ठीक है, और आपको बता दूं कि जब भी आप एनाटॉमी का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होंगे तब हमेशा आपको क्या करना होगा, स्ट्रक्चर बनाना ही होगा। ठीक है, आप फिजियोलॉजी में इग्नोर कर सकते हैं एक बार के लिए, बट एनाटॉमी में स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे के साथ प्रोसीड करते हैं। फिर क्या है, एनाटॉमी ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स में डिवाइड किया एनाटॉमिकल सिस्टम को। सबसे पहले है अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है, आपकी नोज है, नेजल कैविटी है, साइनस है और फेरिंग्स है। फेरिंग्स मैंने पहले बता दिया तीन पार्ट में डिवाइड है। इसका लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम माने कि इसके ऊपर जो इसका अपर हो गया और इसके नीचे जो है लोअर हो गया। लोअर में क्या आ गया, लैरिंग्स आ गया, ट्रैकिया आ गया, ब्रोंकियल ट्री आ गया और लंग्स आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, फंक्शनली फंक्शन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। इसमें क्या है, कंडक्शन सिस्टम और नॉन कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम मतलब एक पैथवे जिसके थ्रू ऑक्सीजन जो है कौन कौन से ऑर्गन जो इंक्लूडेड हैं, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को ले जाने के लिए उसको हम कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम लाइक जो है आप हार्ट से समझ सकते हैं, उसमें एक जगह से इंपल्स जनरेट होती है, उसके बाद जो एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है उसको हम कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सिस्टम जो कि इंक्लूडेड नहीं है कंडक्टिंग सिस्टम में, उसके बारे में बात करेंगे। कंडक्टिंग सिस्टम में आपका क्या आ जाता है, नोज आ जाता है, फेरिंग्स आ जाता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई आ जाता है। उसके बाद नॉन कंडक्टिंग में है ब्रोंकियल, एल्वुलर डक्ट्स एंड एल्वुलाई आती है। ठीक है, इसके बाद आगे फिर तरफ प्रोसीड करते हैं। कोई भी चीज़ ना समझ में अगर आ रही हो आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का मैंने चैनल का लिंक भी दे रखा है, तो आप वहाँ से भी आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे नोज एंड नेजल कैविटी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेजल कैविटी के बारे में बात, आल्सो कॉल्ड द इंटरनल नेल्स। ठीक है, नेजल कैविटी इज द मेन रूट ऑफ द एंट्री द डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स, मतलब ये मेन रूट है
ऑक्सीजन को एंटर करने ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ से देखिए, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक इधर राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ठीक है, नेजल सेप्टम के थ्रू। एक बीच में जो सेप्टम होता है उसको हम नेजल सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। द रूट ऑफ द नेजल कैविटी इज फॉर्म बाय द सेरेब्रिफॉर्म प्लेट। सेरेब्रिफॉर्म प्लेट से मिलकर होता है उसका रूट की बात करें, ठीक है। एंड इथमॉइड बोन, यहाँ पे होती है आपकी इथमॉइड बोन, यहाँ पे आपकी आइज के पास होती है इथमॉइड बोन। एंड द फ्रंटल बोन आपका ये वाली हो गई, आपका फ्रंटल बोन हो गई है, ठीक है। द फ्लोर इज फॉर्म बाय द रूफ। द फ्लोर इज फॉर्म क्या होता है आपका सेरेब्रिफॉर्म प्लेट से बना होता है, ठीक है। अब रूफ की बात करें, ठीक है, माउथ एंड कंसिस्ट ऑफ द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। जो रूप होती है वो क्या होती है आपकी बनी होती है माउथ में, जो ऊपर की साइड आप देखेंगे तो हार्ड पैलेट होता है, फिर उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। आपकी रूप जो बनी होती है हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से मिलकर, ठीक है। द नोज इज लाइन्ड बाय द सिलिएटेड कॉलमनल एपिथेलियम। सिलिएटेड, सिलिएट का काम होता है कि या तो कोई चीज़ को इन्वर्ट करना या आउटवर्ट करना, तो इसमें जो म्यूकस होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो उसको हम सिलिएटेड कॉलमनल एपिथेलियम बोलते हैं। इसके बाद क्या, टिश्यू विच कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबुलर सेल। म्यूकस सिक्रेटिंग, म्यूकस का काम क्या होता है आपको पता है? म्यूकस का काम होता है जो एयर इंटर करती है वो ड्राई होती है। ड्राई अगर एयर जाएगी अंदर तो बहुत सारे हार्मफुल जो कॉजेज करेगी, ड्राइनेस हो जाएगी, ठीक है। तो उसको क्या करता है म्यूकस, जो उसको क्या करता है मॉइस्चराइजिंग करने का काम करता है, ठीक है। आगे मैं नोज के फंक्शन के बारे में बताऊंगा तो वहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट देखिए नोज के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। नोज के फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ द नोज एंड नेजल कैविटी के क्या काम है, ठीक है। मॉइस्चराइजिंग एंड वार्मिंग, ठीक है। म्यूकस जो सीक्रेट होता है वही उसका कवियर का काम होता है मॉइस्चराइज करने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग करने का काम, क्योंकि बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो म्यूकस में जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, अंदर नहीं जाते हैं। और हेयर जो होती है नोज में वो भी फिल्टर का काम करती है, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन का काम करते हैं, सेंसेशन का काम करता है, मतलब सुनने का काम करता है, और क्या करता है, रिस्क नोटिंग चैम्बर का भी काम करती है आपकी नोज, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, फेरिंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आपकी फेरिंग्स के बारे में बात करेंगे, फेरिंग्स क्या होता है और इसका काम क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जो फेरिंग्स होता है आपका वो होता है, लेंथ होती है इसकी फेरिंग्स की जो है 12 टू 40 सेंटीमीटर, 12 टू 40 सेंटीमीटर का आपका फेरिंग्स होता है। इट इज कॉमन पाथवे ऑफ द फूड एंड एयर दैट स्टार्टेड फ्रॉम। मतलब क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है वहाँ से क्या होता है कि फूड और एयर जो है दोनों पास करती है स्टार्टिंग में, ठीक है। बेस ऑफ द स्कल टू द लेवल ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। ये स्टार्ट होता है बेस ऑफ स्कल से, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है बेस ऑफ द स्कल से, और क्या सर्वाइकल वर्टिब्रा यानी कि C1 से C6 तक होता है आपका फेरिंग्स, ठीक है। अभी कौन सा पार्ट कहाँ पे डिवाइडेड होता है इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इट्स द लाइन बिहाइंड द नोज माउथ एंड द लैरिंग्स नेम्ड नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स रिस्पेक्टिवली। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, नेजो, ओरो एंड लैरिंगो, ठीक है। इसके बाद हम आगे इसके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, कहाँ कहाँ पे स्थित है, ठीक है। नेजोफेरिंग्स की बात करें, नेजोफेरिंग्स जो होता है आपका बेस ऑफ द स्कल से C1 तक होता है, आपका क्या होता है, बेस ऑफ स्कल से C1 तक होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अपना ओरोफेरिंग्स की, ओरोफेरिंग्स, ठीक है, ये आपकी ओरोफेरिंग्स है। अगर ओरोफेरिंग्स की बात करें तो ये क्या होता है आपका C1 से आपका C3 से तक होता है, और क्या होता है इसके बाद लैरिंजोफेरिंग्स, इसमें जो है ये हमने गूगल से लिया है, ठीक है। तो इसको हाइपोफेरिंग्स भी बोलते हैं, बट हमने इसको लैरिंगोफेरिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका C3 से C6 तक जो होता है आपका क्या होता है, वो आपका लैरिंगोफेरिंग्स होता है, ठीक है। इसके फंक्शन के बारे में बात करें, फंक्शन के बारे में बात करें तो आपके फेरिंग्स पैसेज फॉर द एयर एंड फूड दोनों के लिए होता है, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है, टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और स्पीच के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि स्पीच जो है यही से होके जनरेट होती है, ठीक है। और हियरिंग में भी हेल्प करता है। हियरिंग में क्या होता है, ईस्टर्न ट्यूब जो होती है वो कनेक्टेड होती है सीधे फेरिंग से, तो इसमें क्या करता है, हियरिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, आपका फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आगे चलने से पहले हम इसकी एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या होती है फेरिंग किसी भी ऑर्गन को पढ़ने से पहले उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है।
एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मैंने पहले भी बता दिया था टर्मोलॉजी में, मतलब सुपीरियर क्या होगा, इन्फीरियर क्या होगा, इंटीरियर क्या होगा, पोस्टीरियर क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। सुपीरियरली क्या है था, फायरिंग्स, फायरिंग्स मतलब क्या हो रहा, आपका स्कल के बेस से जो है कनेक्टेड है। सुपीरियरली क्या होगा इसका, द सुपीरियर द इंफीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से स्टार्ट होता है। सुपीरियर में हम इसको लिख देंगे क्या क्या, इंफीरियर सरफेस ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। इसके बाद इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर इट इज कंटिन्यूस द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, मतलब कहाँ तक एक कनेक्टेड है, मतलब इसका एंड कहाँ पे हो रहा है, ईसोफेगस जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ट्रैकिया जहाँ से स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे इसका एंड हो रहा है। इसको इंफीरियर पार्ट के बारे में बात करें तो हम लिख देंगे ईसोफेगस एंड ट्रैकिया। फिर एंटीरियर, उसके सामने क्या है, एंटीरियर के बारे में बात करें तो ठीक है, द वॉल इज इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ द ओपनिंग इनटू द नोज एंड माउथ ऑफ लैरिंग्स। एंटीरियरली इनकम्प्लीट बिकॉज क्या, नोज जो है ओपन है, माउथ है और लैरिंग है, इस वजह से जो एंटीरियर में भी कुछ भी नहीं है। पोस्टीरियर की बात करें इसको तो involuntary muscles and the bodies of the first cervical vertebra to the sixth cervical vertebra, मतलब जो पोस्टीरियर में क्या है कि जो मसल्स होती हैं और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा तो सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा तक क्या होता है, ये पोस्टीरियरली सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एसोसिएटेड स्ट्रक्चर ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। फेरिंग्स के बाद क्या है आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स के बारे में बात करेंगे। लैरिंग्स को हम अपना वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा और इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। लैरिंग्स के बारे में बात करें, लैरिंग्स की लेंथ के बारे में हम बात करें तो 4.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, 4.3 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें 4.2 सेंटीमीटर होता है, और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात करें 3.6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें, इट इज आल्सो नोन एज ए वॉइस बॉक्स, मैंने ऑलरेडी बता दिया, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। यहीं से जो है क्या होता है, साउंड जो है क्रिएट होता है, ठीक है। इस लाइन लेवल ऑफ द C3 to C6 तक होता है, ठीक है। लैरिंग्स जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है स्टार्ट होता है C3 से और C6 तक होता है, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू एंड मीडियल व्यू ऑफ द सेटल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको हमेशा, अगर जब भी आपको लैरिंग्स के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आपको स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना पड़ेगा एनाटॉमी में, ठीक है। तो इसके जो इंटीरियर व्यू है, आप इंटीरियर व्यू देख सकते हैं, ये पोस्टीरियर व्यू मतलब पीछे से कैसा दिखाई देता है आपका, इस जो सी से कार्टिलेजिनस टिश्यू जो होता है ये पीछे से देखिए, पीछे से खुला होता है, ठीक है। आपका ये जो मीडियल व्यू है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर की ओर देखो तो एपिग्लाटिस, हमेशा जो जब भी आपको एनाटॉमी पूछा जाएगा तो उसमें स्ट्रक्चर के साथ लेबलिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। लेबलिंग करेंगे, अगर ठीक से लेबलिंग कर दिया, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना दिया तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एपिग्लॉटिस, ये आपकी हायोइड बोन होती है, ठीक है, जो एच शेप्ड होती है, यहाँ माउथ से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये सुपीरियर थायराइड नॉच है, यहाँ पे थायराइड कार्टिलेज है। मोस्टली 4 टाइप के कार्टिलेज होते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, जो लैरिंग्स में होते हैं, ठीक है। ये आपका क्रिकोइड कार्टिलेज है, क्रिकोइड कार्टिलेज, यहाँ पे कार्टिलेज की हमेशा पोजिशनिंग ध्यान रखना कहाँ पे है, क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड लिगामेंट यहाँ पे, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज यहाँ पे है, थायराइड मेम्ब्रेन यहाँ पे है, आपका क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज का आपको पोस्टीरियर की बात करें तो यहाँ पे होता है, इंटीरियर की बात करें तो यहाँ पे होता है, ठीक है। हमेशा ये आपका ट्रेकिया है, ट्रेकियल कार्टिलेज यहाँ पे है, और मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द ट्रेकिया की बात करें तो ये है आपका। इतनी लेबलिंग कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। मीडियल की बात करें तो ये आपकी एपिग्लॉटिस होती है, इसको एडम सेपल भी बोलते हैं, और हाइड बोन यहाँ पे होती है, थायराइड मेम्ब्रेन ये थायराइड ग्लैंड्स है यहाँ पे, ठीक है। एडिपोइड टिश्यू होता है, थायराइड कार्टिलेज आपका हो गया, ठीक है। तो आप इतना भी लेबलिंग कर देते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, लैरिंग्स के बारे में और बात कर लेते हैं, क्या लैरिंग्स होती है, और ठीक है। इट इज द ग्रो लार्जर इन मेल, मेल में थोड़ा सा लैरिंग्स बड़ा होता है। एक्सप्लेन द प्रोमिनेंस ऑफ द एडम्स एप्पल, एडम एप्पल का प्रोमिनेंस होता है, थोड़ा लार्ज होता है, क्या होता है, क्योंकि प्रोड्यूस डीपर वॉइस, वॉइस को जो डीपर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इंटरनल पार्ट ऑफ द लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ द वोकल कॉर्ड, इंटरनल पार्ट को हम क्या करते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इट इज मेनली मेड ऑफ द कार्टिलेज अटैच टू द ईच अदर बाय द लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन्स, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था इसमें क्या होता है, 4 मेन टाइप की कार्टिलेज होती हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, थायराइड कार्टिलेज,
क्रिकॉइड कार्टिलेज, एंटीरोनॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लॉटिस आता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से कार्टिलेज, यहाँ पे क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये थायराइड कार्टिलेज है, और ये क्या है एथनोइड कार्टिलेज, और एपिग्लॉटिस को यहाँ पे नहीं दिखाया गया। ये आपका वोकल कार्ड हो गया, साउंड बॉक्स हो गया। ठीक है, ऐसा होता है। अगर आपको ना समझ में आया तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, इस टाइप से भी बना सकते हैं। कुछ लोगों से डायग्राम बनते नहीं है ना, इसलिए मैं बोल देता हूँ इस टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपका साउंड बॉक्स को। ठीक है, मैंने कलर थोड़ी सी पेन का थोड़ा सा यूनिक कलर ले लिया है। ठीक है, और हमेशा याद रखना एसोसिएटेड स्ट्रक्चर के साथ उस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई भी लिखना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे आगे मेंशन है। ठीक है, मैं इसके बाद सबसे पहले एसोसिएट ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम आएंगे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे ये तो ट्रेकिया है, पहले होगा आपका लैरिंग्स। ठीक है, इसमें क्या है हम बात कर लेते हैं। इसकी सुपीरियरली क्या है, सुपीरियरली अगर लेंस की बात करें, सुपीरियरली तो आपकी हाइड बोन सबसे ऊपर था, मैंने डायग्राम में भी बता दिया था, रूफ ऑफ द टंग। ठीक है, इसके बाद इंफीरियर की बात करें, कॉन्टिन्यूस सीधा ट्रेकिया होती है, नीचे जो होता है वो ट्रेकिया होती है। एंटीरियर बात करें, आगे की साइड बात करें, द मसल्स अटैच टू द हाइड बोन एंड द बोन एंड मसल ऑफ द नेक। मतलब हाइड बोन्स की मसल्स होती हैं और नेक्स की मसल्स होती हैं आपके एंटीरियर में लैरिंग्स की। इसके पोस्टीरियर की बात करें, पोस्टीरियर में आपका लैरिंजोफेरिंक्स होता है एंड लारिंजियोफेरेंस एंड C3 to C6 तक की वर्टिब्रा होती है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट में। इसके बाद क्या लेटरली बात करें तो लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड होती है। लेटरली व्यू दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, ये आपका हो गया एसोसिएटेड ऑर्गन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपना ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई की लैरिंग्स की बात करें हम तो आर्टेरियल सप्लाई सबसे पहले बात करते हैं। इसमें क्या होती है, सुपीरियर इन्फीरियर लैरिंजियल आर्टरी। लैरिंजियल आर्टरी कनेक्टेड है ना, कुछ कॉमन सा नहीं लग रहा है, कनेक्टेड है थोड़ा सा कि लैरिंजियल आर्टरी, लैरिंग्स लैरिंजियल आर्टरी। ठीक है, इसके बाद क्या है वेनस सप्लाई की, ड्रेनेज की बात करें, थायराइड ग्लैंड जॉइंट टू द इंटरजगुलर वेन। ठीक है, आप हमेशा अगर याद ना आ रहा हो चीज़ें तो हमेशा उस ऑर्गन से रिलेटेड सोचना। ठीक है, जैसे लैरिंग्स लैरिंजियल आर्टरी। ठीक है, अगर ना समझ में आ रहा है लैरिंजियल वेन भी लिख सकते हो, बट हमेशा इंटरजगुलर वेन क्योंकि ऊपर का पार्ट है तो यहाँ जगुलार वेन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जगुलार वेन लिख सकते हो। थायराइड ग्लैंड यहाँ से अटैच है। ठीक है, लैरिंग्स से अटैच होती है, इस वजह से इसमें क्या होगा वेनस ड्रेनेज हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड जॉइंट टू द इंटरनल जगुलार वेन। ठीक है, नर्व सप्लाई की अगर बात करें, नर्व सप्लाई ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। सबको पता है वेगस नर्व पूरे हेड टू टो तक पूरी फैली हुई है। ठीक है, तो आप कहीं भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो वेगस नर्व लिख देना। ठीक है, क्योंकि कई सारे ऑर्गन वहाँ पे अलग अलग वेन की सप्लाई है, बट आप वेगस नर्व लिख दो तो वहाँ पे आप वो आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं। फंक्शंस ऑफ लैरिंग्स के बारे में बात करेंगे। सेम फंक्शन है एज ए नोज। ठीक है, प्रोडक्ट इसमें क्या है, सबसे पहले एक अलग चीज़ हो जाती है यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ द साउंड स्पीच के लिए हेल्पफुल है, और क्या प्रोटेक्शन ऑफ द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर क्या पैसवे ऑफ द एयर का है, और क्या ह्यूमिडिफिकेशन का काम करता है, फिल्टरिंग का काम करता है, वार्मिंग। ये तीन चीज़ें जो हमेशा कॉमन मिलेंगी हर जगह पे। ठीक है, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या अपना ट्रैकिया। लैरिंग्स के बाद स्टार्ट हो जाता है अपना ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ट्रैकिया के लेंथ की बात करेंगे ट्रैकिया की तो 11 to 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेंथ ट्रैकिया की। इसके बाद क्या बात करते हैं, द ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज द वाइड विंड पाइप। ठीक है, एक तरीके से विंड पाइप है, मतलब जो है ईयर की पाइप है ट्रैकिया। ठीक है, इट इज द ट्यूब इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम दैट कैरीज ऑक्सीजन रिच एयर टू द लंग्स एंड वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड आउट। मतलब क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड एयर को लंग्स तक ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, एक रूट प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो आपकी ये क्या होगी, ट्रैकिया। ठीक है, इसके बाद बात करें हम, इट स्टार्ट बिलो द वाइस बॉक्स। वाइस बॉक्स यानी लैरिंग्स के नीचे से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड एक्सटेंड अप टू द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। क्या होता है आपका फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा तक जो होती है ट्रैकिया जाती है। इट डिवाइडेड एट द कैरिना लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस। मतलब जहाँ से डिवीजन हो रहा है उसको हम कैरिना बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट आपका इधर वाला लेफ्ट हो जाएगा, इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, उसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
आपका ये सुपीरियर हॉर्न है, ठीक है। ये क्या है, लैरिंज आपका थायराइड कार्टिलेज, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप। ये आपकी ट्रैकिया है जो सी शेप्ड कार्टिलेज की बनी होती है। ये कैरिना है, आपके लेफ्ट ब्रोंकस हो गया, ठीक है, और ये राइट ब्रोंकस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कार्टिलेज आपका सेम ही हो जाए, क्रिकॉइड लिगामेंट एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, इन चीज़ों के बारे में आप लिख देना और एक डायग्राम बना के ये चीज़ें आपको अपने से देखनी पड़ेंगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम इसके बारे में बात करें तो क्या है, इट इज़ द लाइन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस। ईसोफेगस के मतलब सामने होती है, मतलब ईसोफेगस ट्रेकिया के पीछे होता है, ठीक है। तो आप एक तरीके से पोस्टीरियर स्ट्रक्चर में आप ईसोफेगस लिख सकते हैं, ठीक है। ईसोफेगस रन बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन पता है आपकी कौन सी होती है? रन बिहाइंड। अगर इंटीरियर पार्ट की बात करें, इंटीरियर में ब्रेस्ट बोन होती है। ब्रेस्ट बोन मतलब आपका क्या हो गया, स्टर्नम हो गया, ठीक है। स्टर्नम को ही ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ द 16 to 17 सी शेप्ड इनकम्प्लीट हेलाइन कार्टिलेज, ठीक है। सी शेप्ड जो होता है इनकम्प्लीट हेलाइन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है ट्रैकिया, ठीक है। 16 to 17 बिकॉज क्या होगा, कहीं कोलैप्स ना हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट ना हो जाए, इस वजह से क्या होता है, ये इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते रिंग आ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर से मिलके बना होता है, ठीक है। ट्रैकिया इज मेड अप बाय 3 लेयर, 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। हमेशा हर आर्गन में आपको 3 लेयर मिलेगी, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर, ठीक है। इसके बाद आउटर लेयर की बात करें, आउटर लेयर जो होती है आपकी फाइब्रस टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू की मिलकर बनी होती है, ठीक है। और मिडिल की बात करें, स्मूथ मसल एंड कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड द नर्वस, ठीक है। मिडिल जो होती है क्या होती है, कंटेनिंग ब्लड वेसल्स की होती है और क्या होती है, नर्व्स की बिल की बनी होती है। इसके बाद इनर की बात करें, इनर लेयर जो होती है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू एंड कंटेनिंग म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लोबुलर सेल्स से मिलके बनी होती है आपकी इनर, ठीक है। इसके बाद हम एसोसिएटेड आर्गन के बारे में बात करेंगे, फिर इसके बाद ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फेरिंग्स हो गया ये आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया के बारे में पढ़ना है तो इसके हम जो क्या कर रहे हैं, एसोसिएटेड आर्गन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एसोसिएटेड आर्गन के बारे में बात करें, सुपीरियरली क्या है, इसके सबसे ऊपर की बात करें तो आपका हो जाएगा लैरिंग्स। इन्फीरियर का सबसे नीचे क्या है, आपका लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई होता है, ठीक है। जहाँ कैरिना होता है वहाँ से डिवाइडेड हो जाता है 2 पार्ट में, जहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है उसी को हम ब्रोंकाई बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, एंटीरियर आगे की साइड की बात करें तो हम क्या होगा, थायराइड ग्लैंड एंड आर्च ऑफ एओर्टा होता है आगे की साइड, या स्टर्नम भी होता है, उसको हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। और पोस्टीरियर क्या होता है, आपका ईसोफेगस होता है। और लेटरली क्या होता है, आपके लंग्स होते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड आर्गन, आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने ब्लड सप्लाई के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आर्टेरियल सप्लाई है, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई के बारे में बात करें तो आपका थायराइड आर्टरी एंड द ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड इसको। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो इन्फीरियर थायराइड वेन एंड ड्रेन इनटू द ब्रोंकियोसिफेलिक वेन। कनेक्टेड है ना, देखो थायराइड, थायराइड वहाँ पे अटैच है, इसलिए बोल दे थायराइड वेन, थायराइड आर्टरीज एंड क्या है, ब्रोंकियस भी उसी से अटैच है, हमेशा उससे रिलेटेड ही होता है, ठीक है। नेमिंग जो की गई हर ऑर्गन से रिलेटेड ही की गई चीज़ों, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएगा तो याद करने में, मतलब मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नर्व सप्लाई यहाँ देख लो, नर्व सप्लाई आपका लैरिंजियल नर्व हो गई, ठीक है, यहाँ पे। और लैरिंग्स में भी लैरिंजियल नर्व्स लिख सकते थे, ठीक है, लैरिंजियल नर्व्स। इसकी जगह पर आप वेगस नर्व्स भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ ट्रैकिया क्या कहते हैं, मल्टीसिलेटेड स्केलेटर्स होते हैं। मल्टीसिलेटेड स्केलेटर्स का काम क्या है पता है आपको, ये क्या करते हैं, म्यूकस को ऊपर के साइड जो है बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, क्योंकि बहुत सारा म्यूकस भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। उसको बाहर निकालते रहते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है। कफ रिफ्लेक्स में हेल्प करता है, ठीक है, कफ रिफ्लेक्स में भी हेल्प करता है आपका, ठीक है। इसके बाद का सपोर्ट एंड पोटेंसी प्रोवाइड करता है, वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्टरिंग का काम करता है। ये 3 चीज़ें हर जगह आपको मिलेंगी अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपका क्या आ गया, आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स के बारे में बात करें तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आपका लेफ्ट एंड राइट।
मैंने आप ऑलरेडी बना के रखा है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, द टू पार्ट्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड फॉर्म विद द नेक फॉर्म विद द चेक योर डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ अबाउट थोरेक्सिक वर्टिब्रा 5। मतलब जो आगे थोरेक्सिक वर्टिब्रा है, थोरेक्सिक वर्टिब्रा से जो होता है वो स्टार्ट होता है अपना क्या होता है ब्रोंकाई। ठीक है, तो ऑलरेडी जहाँ पे क्या होगा ट्रेकिया खत्म होगा, उसी के आगे तो स्टार्ट होगा ना ब्रोंकाई। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ब्रोंकाई के बारे में। ठीक है, लेफ्ट ब्रोंकाई के बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या होती है आपकी थोड़ी सी लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाली नैरो एंड लॉन्गर देन द राइट ब्रोंकाई होती है। ठीक है, लेफ्ट वाली, और लेंथ क्या होती है 5 सेंटीमीटर होती है, डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ठीक है, और राइट की बात करें तो राइट क्या होती है वाइडर होती है, शॉर्ट होती है, और क्या होती है मोर वर्टिकल देन लेफ्ट ब्रोंकस होती है। लेंथ क्या होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है, और डिवाइड होती है 3 ब्रांचेज में। ठीक है, क्या होता है आपका जो लेफ्ट के मुकाबले राइट जो लोब से लंग्स है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ इसकी कम है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, लेंथ कम होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इट इज़ द कंपोज एट द सेम टिश्यू ऑफ द ट्रैकिया बट विथ some modification ciliated columnar epithelium and tissue grossly change into non-ciliated columnar epithelium tissue at the distal end। मतलब क्या होता है स्टार्टिंग में ऊपर जो होता है कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ठीक है, और दूर बात करें नीचे की साइड बात करें तो वहाँ पे इपिथेलियम कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम बात कर लेते हैं इसकी ब्लड सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई की। ठीक है, आर्टेरियल सप्लाई के बारे में बात करें तो ब्रांचेज ऑफ द ब्रैकियल ब्रोंकियल आर्टरी उसी से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। ब्रोंकियल आर्टरी वेन की सप्लाई बात करते हैं, ब्रोंकियल वेन हो गया, और नर्व सप्लाई वेगस नर्व हो गई। ठीक है, नर्व पूरा वेगस नर्व पूरी बॉडी में कहीं भी लिख सकते हो। फंक्शंस की बात करते हैं ब्रोंकियल, वही ह्यूमिडिफिकेशन, वार्मिंग, कंट्रोल ऑफ द एयर एंट्रिंग एंड क्या सपोर्ट एंड पोटेंसी प्रोवाइड करता है। सेम ट्रैकिया रिमूवल ऑफ द पार्टिकुलर मैटर में हेल्प करता है, और क्या करता है कप रिफ्लेक्स में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद हम लैरिंग्स की बात कर लेते हैं। लैरिंग्स क्या होता है ऊपर यहाँ पे लैरिंग्स है, इसके बाद ट्रैकिया, फिर क्या है ठीक है, यहाँ पे अपने ब्रोंकाई तक देख लिया। इसके बाद हम आगे की साइड बात करते हैं अपना लंग्स के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लंग। ठीक है, लंग्स के बारे में हम बात करेंगे। लंग्स जो होता है ये क्या होता है, लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट इनसाइड द रिब केज एंड कवर बाय द थिन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड प्लूरा। ठीक है, जो आपका लंग्स होता है वो सिचुएटेड होता है थोरैक्सिक केज में। ठीक है, कवर होता है 2 थिन मेम्ब्रेन से। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं प्लूरा बोलते हैं। उसकी शेप के बारे में बात करें, ठीक है, तो कौन शेप होता है। वेट की बात करें 600 से 600 टू 700 ग्राम का होता है, यानी 600 से 700 ग्राम का होता है। लेंथ की बात करें इसके 20 टू 24 सेंटीमीटर का होता है। और कलर की बात करें पिंकिश इन कलर होता है, और इट इज डिवाइडेड इन द 2 लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है, क्या होता है विच इज राइट लंग्स हैविंग 3 लोब्स, मतलब राइट लंग्स में क्या होता है 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग्स में क्या होते हैं 2 लोब्स होते हैं। लोब्स आर डिवाइडेड बाय द फिशर्स, जो लोब्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं फिशर से। लेफ्ट जो लंग्स होता है वो 2 फिशर्स में डिवाइड होता है, और राइट नहीं लेफ्ट जो लंग्स होता है 1 फिशर में डिवाइड होता है, 2 लोब हो जाएगा, और जो राइट लंग्स होता है वो क्या हो गया 2 फिशर्स में डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है, ठीक है, द राइट लंग्स इज स्लाइटली लार्जर देन लेफ्ट लंग। राइट वाला जो लंग्स होता है थोड़ा सा लार्जर होता है लेफ्ट से। ठीक है, और क्या होता है दे आर द कोन शेप्ड, ऑलरेडी मैंने बता दिया, डिस्क्राइब इनटू द अपेक्स, बेस, मिडिल सरफेस एंड कोस्टल सरफेस। अपेक्स ऊपर वाले पार्ट को हम अपेक्स बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और क्या होता है मीडियल साइड वाले इसके जो बीच से आएगा उसको मीडियल सरफेस बोलेंगे, और कोस्टल सरफेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ नीचे डायग्राम में। ठीक है, अपेक्स इज द राउंड एंड रीच अप द लेवल ऑफ द फर्स्ट रिप। ठीक है, फर्स्ट रिप जो होती है आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा, वहाँ से स्टार्ट होता है इसका अपेक्स। ठीक है, एंड द बेस इज द कॉनकेव। कॉनकेव मतलब कॉनकेव लेंस आप तो जानते होंगे, बीच से मोटा किनारे किनारे पतला होता है, जो बेस होता है वो कॉनकेव शेप का होता है। एंड सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर लाइक इस टाइप का होता है सेमी ल्यूनर। ठीक है, जो पानी भर देते हैं ऊपर से थोड़ा सा ऐसे टाइप का दिखा देता है उसको हम सेमी ल्यूनर बोलते हैं। मैं नीचे दिखाता हूँ सेमी ल्यूनर कैसा होता है इन शेप। क्लोजली एसोसिएटेड विद द डायाफ्राम, क्लोजली एसोसिएटेड होता है डायाफ्राम पे। ठीक है,
और मीडियल सरफेस की बात करें, मीडियल सरफेस इज द कॉनकेव शेप की होती है, कॉनकेव, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया कॉनकेव के बारे में। इसके बाद क्या बोलते हैं, इट इज रफली ट्रेंगुलर, थोड़ा सा ट्रेंगुलर मतलब ट्रेंगल की शेप का होता है, ठीक है। इज कॉल्ड एज ए हाइलम, ठीक है, थ्रू विच पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी ब्रेन एंड ब्रोंकाई इंटर्स इसमें करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो होती है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, पता है। इसमें क्या होता है, ऊपर की साइड जो पल्मोनरी वेन होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है लंग्स में। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी, ठीक है, आपने 12th में पढ़ रखा होगा। डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट लंग्स, डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है। डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट इज ग्रेटर, थोड़ा साइज बड़ी होती है बट वाइडर होता है राइट वाला, ठीक है, ग्रेटर साइज इन कंपेयर टू द राइट, ठीक है। और क्या होगा, एक शॉर्टर साइज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लीवर, लीवर की वजह से थोड़ी साइज शॉर्ट हो जाती है इसकी, ठीक है। इसके बाद कहें, इट इज लेस वाइड एज ए कंपेयर टू द राइट लंग ड्यू टू द टिल्टिंग ऑफ द हार्ट टूवर्ड द लंग्स। इसमें मैंने बताया ना, राइट वाला जो होता है वाइडर होता है, लेफ्ट वाला वाइडर कम होता है। इट इज़ द वाइडर एज द कंपेयर टू द लेफ्ट, ये वाइड होता है ज़्यादा, ठीक है। और इसके बारे में जो तीसरा पार्ट है, डिवाइडेड इन द टू लोब्स, डिवाइडेड इन द थ्री लोब्स, ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब लोब्स के बारे में बता देता हूँ कौन कौन से लोब्स में डिवाइड होता है। लेफ्ट की बात करते हैं, ये आपका फिशर है, इसको ऑब्लिक फिशर बोलते हैं, ठीक है। इसमें सुपीरियर लोब होता है और इन्फीरियर लोब होता है, ठीक है। और हम राइट की बात करें तो इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फिशर और ऑब्लिक फिशर, टू फिशर्स होते हैं, और डिवाइड हो गया तीन लोब्स में, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब्स एंड इन्फीरियर लोब्स। राइट यहाँ पे देखिए, राइट लंग्स की बात करें, टू फिशर्स, थ्री लोब्स, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडिल, शॉर्टर, वाइडर एंड हेवलर होता है, ठीक है। और लेफ्ट की बात करते हैं हम, तो वन फिशर, टू लोब, सुपीरियर, इंफीरियर, लिंगुआ, ठीक है, लॉन्गर एंड नैरो होता है, ठीक है। एंड स्मॉलर एंड लाइटर प्रेजेंस ऑफ द कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच यहाँ पे होती है, इसको हम कार्डियक नॉच बोलते हैं। यहाँ पे आपका जो होता है हार्ट सिचुएटेड होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में, हार्ट की और लेफ्ट साइड में नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे और डायग्राम लगा रखे हैं बट मैं इसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा अभी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक ह्यूमन लाइक ऐसा देखने चाहें, एक क्रॉस स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद प्लूरा की बात करेंगे, ठीक है। प्लूरा के बाद प्लूरा कंसिस्ट ऑफ क्लोज सैक ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, क्लोजली जो होता है सैक्ड होता है सीरस मेम्ब्रेन के, इस कंसिस्ट ऑफ द टू लेयर, मैंने ऑलरेडी बता दिया टू लेयर को होती है। विसलर जो इनर लेयर होती है इसको विसलर लेयर बोलते हैं, जो पेराइटल लेयर होती है उसको क्या होते हैं, आउटर लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, द स्पेस बिटवीन टू लेयर ऑफ द प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरल कैविटी। इसमें थोड़ा सा प्लूरल फ्लूइड होता है, हम आपको थर्ड सेमेस्टर में बताएंगे, अभी टाइम है उसके बारे में। दैट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड सीरस फ्लूइड बोलते हैं। जो विसलर लेयर पेराइटल लेयर के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको हमको क्या बोलते हैं, सीरस फ्लूइड बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसको जो स्पेस होता है वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं आपका प्लूरल कैविटी। और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। क्या बोथ लेयर हेल्प इन द प्रिवेंटिंग फंक्शन, दोनों लेयर का काम होता है लंग्स को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। अब इसके बाद मसल्स की हम बात कर लेते हैं। मसल्स ऑफ द रिस्पायरेशन, कौन कौन सी मसल रिस्पायरेशन में हेल्प करती हैं, हम फिजियोलॉजी में भी बताएंगे इसके बारे में। द मेन टू मसल्स ऑफ द रिस्पायरेशन एंड डायाफ्राम, डोम शेप्ड, एंड द इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है 11 पेयर की होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, जो डायाफ्राम में मसल्स होती है डोम से वो हेल्प करती है, और इंटर कोस्टल मसल से हेल्प करती है जो कि होती है 11 पेयर की। आपको पता होगा टोटल मसल जो होती है वो बॉडी में 639 होती है, ठीक है। सम एसेसरी मसल्स यूज इन द इंस्पायरेशन लाइक द शोल्डर मसल्स, नेक मसल एंड एब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प करती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ लंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ लंग्स के बारे में बात करें तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिफिकेशन में हेल्प करता है, ह्यूमिडिटी में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है फॉरेन पार्टिकल से, और सेंस स्मेल में भी हेल्प करता है। स्मेल में लंग्स हेल्प नहीं करता, डायरेक्टली आपका नोज हेल्प करती है, यहाँ से ऑल्फैक्टरी रीजन होता है वहाँ से आपका क्या होता है कि वो सेंस को ले लेती है, ठीक है। ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करता है, ठीक है। और क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस भी बनाता है,
एसिड बेस बैलेंस बनाता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। अगर ज़्यादा हो गया तो बेस हो जाएगा, अगर कम हो गया तो एसिड एसिड कंडीशन हो जाएगी, एसिडियोसिस हो जाएगी, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एंड क्लियरिंग द ड्रग को में भी हेल्प करता है आपका लंग्स, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है एनाटॉमी पार्ट में, बट ये आपका एल्वुलाई आपका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं एल्वुलाई के बारे में। एल्वुलाई के बारे में अगर हम बात करें तो एल्वुलाई जो एल्वुलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। एल्वुलाई जो होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लंग्स की। क्या होता है, देयर आर द टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स वेयर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्सचेंज होते हैं। डाइऑक्साइड एक्सचेंज ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग क्या होती है, एल्वुलाई से ही ऑक्सीजन जो ब्लड तक जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिल्टर आउट होके वापस से आती है लंग्स में, ठीक है। दे आर द लोकेटेड इन द एंड ऑफ द ब्रोंकियल्स। एंड पार्ट होता है ब्रोंकियल्स का, विच आर द स्मॉलेस्ट ब्रांचेज ऑफ द ब्रोंकियल्स ट्यूब इन द लंग्स। जो स्मॉल ब्रांचेज होती है एंड पे होती है वहाँ पे स्थित होती है आपकी एल्वुलाई, ठीक है। द वॉल ऑफ द एल्वुलाई इज द शेयर द मेम्ब्रेन विद द कैपिलरीज which are tiny blood vessels and the wall of the alveoli, ठीक है। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस पे मत जाइएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है तो प्रिंटिंग मिस्टेक समझ सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। द एवरेज एडल्ट ह्यूमन लंग्स की बात करें, इसमें कितनी एल्वुलाई होती है, 480 मिलियन एल्वुलाई होती हैं, ठीक है। ह्यूमन लंग्स में एवरेज की बात करें और बट द नंबर कैन रेंज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लंग्स, मतलब किसी की हाइट ज़्यादा हो तो उसका लंग्स थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। सबका एक समान तो होता नहीं। उसके रेंज के बारे में बात करें 274 टू 790 मिलियन होता है, ठीक है। लार्ज लंग्स टेंड टू हैव द मोर एल्वुलाई, ठीक है। लार्ज लंग्स तो तुम्हें एल्वुलाई की जो है नंबर भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये आपका एल्वुलाई हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं एल्वुलाई के बारे में और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे एल्वुलाई के, ठीक है। ये आपकी जो इंड पार्ट होती है ब्रोंकियस की, यहाँ पे एल्वुलाई सिचुएटेड होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई। पल्मोनरी आर्टरी देखिए थोड़ा सा डार्कर इन कलर है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, आपको उल्टा होता है थोड़ा सा, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ये आपकी ब्रोंकियल्स हो गई। ये क्या हो, ब्लड सैक हो गया, और ये हो गया पल्मोनरी कैपिलरीज हो गई, ठीक है। इसके बाद जो एल्वुलाई फंक्शन के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ द एल्वुलाई, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, वेंटिलेशन में हेल्प करता है, इनक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया छोटे छोटे पार्ट होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, हमेशा। एंड डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स, डिफेंस में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपका था एल्वुलाई। हमने एनाटॉमिकल पार्ट पूरा जो है कंप्लीट कर लिया। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है, मुझे आई थिंक पता है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आगे से अगला जो लेक्चर होगा वो फिजियोलॉजी का होगा। जल्द से जल्द मैं उसको कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अगर कोई चीज़ समझ में ना आ रही इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगे, नोट्स भी हम जल्दी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।